राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए हम एक धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह धनराशि महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से 45% क्राउड फंड पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना है। हर एक रुपया आपका धर्म की शक्ति और हमारी सभ्यता के भविष्य में निवेश है। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि कब सहयोग करें, तो समय यही है। आइए 45% से 100% तक का सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। आज ही सहयोग करें, धर्म को सशक्त बनाएं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्रधानमंत्री कल जापान के लिए रवाना हो गए और जापान ने अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का अमेरिका दौरा निरस्त कर दिया। अब क्या इन दोनों घटनाओं में किसी भी प्रकार की समानता है, या दोनों घटनाएं जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं? क्या जापान ने प्रधानमंत्री मोदी से एक सीख ली है जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है? मुझे लगता है कि इसमें तथ्य हैं, क्योंकि जापान ने ट्रेड अपनी डील जो भी उनसे की थी, उसके बाद ट्रंप ने उसके बारे में बड़े बड़े घोषणाएं जो की, तो जापान ने कहा साहब ये बातें तो तय नहीं हुई, आप क्या अनाउंस कर रहे हो? उसके बाद फिर आगे की बात जब चलने को हुई, उसको फाइनल करने की हुई, तो जापान ने दौरा ही कैंसिल कर दिया। और इसलिए कि साहब कि अब हम क्या बात करेंगे इसके, ये व्यक्ति जो है वो सब उल्टी पुल्टी बातें करता है। यही नहीं, पूरे विश्व से यह आवाज़ें उठने लगी हैं कि भाई इस ट्रंप का कुछ करना पड़ेगा, इस ट्रंप के झांसे में मत आओ। अब जापान के बारे में उसने अभी साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट मिलने गए थे, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की ट्रंप से मुलाकात हुई और उसमें जैसे वो उल्टी पुल्टी बातें करता है, उसी उल्टी पुल्टी बातों के साथ में उसने जापान के बारे में भी कह दिया कुछ, जापान के बारे में भी कुछ कह दिया कि साहब ये कंफर्ट वीमेन का कुछ ये जापान को करना चाहिए इत्यादि इत्यादि। ये एक बहुत पुराना और दोनों के बीच में, साउथ कोरिया, चाइना और जापान के बीच में एक द्वितीय विश्व युद्ध का बड़ा ही काला अध्याय है, जो बड़ा ही सेंसिटिव है। और उसको इस तरह से, इस बदतमीज़ी की तरह जैसे कि करता है ट्रंप, उसने किया, तो उसका तो इम्पैक्ट आना ही था। और जापान ने ये अपना ट्रेड विज़िट ही कैंसिल कर दिया। एक तमाचा लगा है बुरी तरह से, क्योंकि ट्रंप जो है वो जापान को तो अपना बिल्कुल ज़र ख़रीद गुलाम समझता है ना। भाई जापान को पहले तो बमबारी की, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद में जब जापान का सरेंडर हुआ 15 अगस्त 1945 को, तो उसके बाद जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका ने लिखा हुआ है। आपको संभवतः पता ना हो, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का लिखा हुआ है। और जापान के बहुत सारे जो बेसेस हैं वो अमेरिका ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। और अब ये अमेरिका कह रहा था कि भाई जो जो हमने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, अभी ट्रंप बोला था ना अब कुछ ही दिनों पहले, तो ट्रंप ने ये बोल दिया कि साहब कि ये जो सारे हमने बेसेस ऑक्यूपाई कर रखे हैं, ये ज़मीन हमारी हो गई। यानी कि ट्रंप को तो अब कहीं किसी भी आपके दौरे पे बुलाना मुश्किल है, क्योंकि इनका तो हिसाब कुछ इस्लामियों जैसा हो गया, जहाँ कदम रखेंगे वहाँ ज़मीन इनकी हो जाएगी। चाइना के साथ में झगड़ा चल ही रहा है, वो हर तीसरे दिन चाइना के साथ कोई डील अनाउंस कर देता, चाइना मना कर देता। चाइना ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके साथ डील फाइनल हुई है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उनको रेयर अर्थ वगैरह देने पे वो कुछ तो छोटे मोटे वो कुछ करता रहता है। रेयर अर्थ भारत के लिए चीन ने पूरी तरह से खोल दिए, अमेरिका के लिए पूरी तरह से नहीं खोले, रेस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी। भारत में फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम थी, तो भारत के लिए फर्टिलाइज़र भी पूरी तरह से चीन ने खोल दिया। लेकिन यूएस ने जो अभी और दूसरा काम किया है ना, कि वो जो मिनिमम टैरिफ में जो $800 तक की जो छूट थी, वो $800 की छूट बंद करके उसने अपने कंज्यूमर की तो ऐसी तैसी करी है। और चाइना और भारत ने भी और यूरोप ने भी सारी पार्सल सेवाएं बंद कर दी वहाँ की।
यानी पूरा जो विश्व है अब वो धीरे धीरे ट्रंप की ज़्यादतियों के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि हमारा जो छोटा डेनमार्क है, वो छोटे डेनमार्क ने भी अपना विरोध प्रकट कर दिया ट्रंप के प्रति, जब ट्रंप ने बड़े ही हल्के तरीके से ग्रीनलैंड के बारे में बात की और ग्रीनलैंड में अपने लोग भेज दिए कि जाओ तुम वहाँ पर अमेरिका के फेवर में इन्फ्लुएंस करो, लोगों को अमेरिका के फेवर में जनमत बनाओ, क्योंकि जनमत जो है ग्रीनलैंड का वो पूरी तरह से यूएस के साथ जाने के विरोध में है। और यूएस में ट्रंप बार बार ये बोलता रहता है कि हम तो ग्रीनलैंड को ख़रीद लेंगे, नहीं तो हम इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। और डेनमार्क उनका नेटो एलाई है, ट्रीटी एलाई, और अपनी जो ट्रीटी एलाइज हैं उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार ये कर रहा है ना, उस तरह का व्यवहार चाइना के साथ नहीं करता। भारत को भी क्वाड का एलाई मान रहा था, तो भारत के साथ भी आपने देख लिया किस तरह का व्यवहार करने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि उसने मोदी जी की लगता है ठीक से स्टडी नहीं करवाई थी, तो मोदी जी का पूर्व पक्ष नहीं ज्ञापित करवाया था अपने यहाँ, नहीं तो इस तरह की गलती ना करता। ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हो गया साहब, ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये जो टैरिफ बाजी कर रहा है ये ट्रंप, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। अब भाई ऑस्ट्रेलिया गया, जापान गया, इंडिया गया, तो ये क्वाड क्या अमेरिका अकेला चलाएगा क्या? अमेरिका के पास जो कार्ड, जिनको वो बोलता है ना कि बड़े बड़े कार्ड हैं उसके पास में, यस टू मेनी कार्ड्स टू प्ले, वो कार्ड्स धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का कार्ड जो चलाया था उसने, पाकिस्तान वाला कार्ड भी ख़त्म हो गया भाई साहब। आसिम मुनीर का कार्ड, उसका ये हाल है आसिम मुनीर का कि आसिम मुनीर तो अभी अपने एक्सटेंशन लेने में व्यस्त है, और उसकी स्थिति को देखते हुए ट्रंप के विरोध में पाकिस्तान भी बोल पड़ा और बोला कि हमने तो ट्रंप से कोई भी किसी भी तरह की कोई चिरौरी नहीं की थी कि तुम सीज़ फायर कराओ। सीज़ फायर तो हमारा बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए हमने भारत से कहा कि अभी सीज़ फायर कर लो भारत ने, और हमने कर लिया। ये पाकिस्तान जैसे पिद्दी की हिम्मत हो गई। देखिए ज़रा, आसिम मुनीर की एक प्रकार से बैंड बजा दी इशाक डार ने, और वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो अकेले नहीं बोल सकता। निश्चित रूप से ये बात होके और स्ट्रेटजी बन के ये कार्य हुआ होगा। और क्या, भारत ने तो वैसे तो बैंड बजा ही रखी है। भारत ने सामरिक क्षेत्र में जितनी घोषणाएं कर डाली हैं ना, अपने ये सुदर्शन चक्र से लेके, भारत ने एक और, भारत और रूस ने कर दिया। रूस ने कहा कि ये सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट में हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। भारत ने कहा वेलकम। यानी क्या ये सुदर्शन चक्र भारत और रूस को संयुक्त रूप से बचाएगा, संयुक्त रूप से पूरा एक छाता बना देगा रूस के ऊपर और भारत के ऊपर। और इसमें एक और भी बड़ी बात आई है, ये जो सुदर्शन चक्र वाला जो सिस्टम है उसमें भारत ने आज ये घोषणा की है कि उसमें वो स्पेस में जो स्टेशनड हैं प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो स्पेस में भी स्टेशन किए जाएंगे, और उन स्पेस के स्टेशन से भी अस्त्र लॉन्च किए जाएंगे। मिसाइल्स विल बी लॉन्च फ्रॉम सैटेलाइट ऑर्बिट्स, फ्रॉम सैटेलाइट्स, फ्रॉम स्पेस। तो आप सोच लीजिए कि भारत ने गोल्डन डोम वाले को कितनी बड़ी चुनौती दे डाली है कि तू तो गोल्डन डोम बात करता रहेगा, जब तक तू कॉन्सेप्चुलाइज करेगा तब तक हम बना के दिखा देंगे। और एक भारत ने और बड़ी चुनौती दे डाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है, कन्फर्मेशन होना बाकी है, लेकिन ये लगभग सिद्ध है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। वो ये है कि अफ़गानिस्तान ने भारत को 2 एयरबेस दे दिए हैं, और वो जो 2 एयरबेस हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान के सर पे हैं। एक बदख्शां में और एक फैज़ाबाद, जो कि ये आपका ये वखान कॉरिडोर है, वो वखान कॉरिडोर में ये फैज़ाबाद नाम की एक जगह है। फैज़ाबाद और बदख्शां, ये 2 एयरबेस भारत को तालिबान दे रहा है, और कह रहा है कि भाई तुम जब अमेरिका को एयरबेस दे सकते थे हमारे ऊपर बमबारी करने के लिए, तो हम भारत को क्यों नहीं दे सकते? लॉजिक है भाई बंदों का,
बिल्कुल बंदों का लॉजिक है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। वैसे भी तालिबान वाले तो हैं, वो पूरी तरह से ये तैयार करके बैठे हैं कि भाई पाकिस्तान को तो हमको बिल्कुल नेस्त नाबूद करना ही करना है। ब्राज़ील ने ट्रंप के खिलाफ क्या कर रखा है वो आप जानते ही हैं। अब वो वेनेजुएला भी खड़ा हो गया है कि तुम्हारे 4000 मरीन्स की ऐसी की तैसी। उसने 45 लाख लोगों का मोबिलाइजेशन कर लिया है और कह रहा है कि ज़रा पास आके दिखाओ। वो बगल में कोलंबिया में अपने शिप्स डॉक करके खड़े हुए, खड़े रहो कोलंबिया में, क्या फ़र्क पड़ता है। मादुरो ने सीधे चैलेंज कर दिया ट्रंप को, हिम्मत हो तो जरा इधर उतर के दिखाओ तुम। तो भाई हमारे ट्रंप मियाँ जो हैं, उनकी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है वो तो मुझे बहुत जल्दी फेल होते दिख रही है, और ख़ास तौर से तब जबकि उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो ऑल टाइम लो 38% पहुँच चुकी है। पंगे लोगे भारत से तो यही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।